सो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया मालिक, पिछले लेक्चर में हमने ऑल टुगेदर कुछ चीज़ें समझी। पिछले लेक्चर में हमने ऑल टुगेदर ये 5 चीज़ें समझी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, ये समझा। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग है, उसके अलावा मिस स्टेटमेंट के बारे में समझा, मिस स्टेटमेंट के अलावा मटेरियलिटी के बारे में समझा। ये होने के बाद हमने और एक चीज़ समझी कि भाई शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम चेंज करके हम लोग TCWG बोलेंगे एंड मैनेजमेंट बोलेंगे। ओके, उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी उनका रहेगा और वो लोग ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने के लिए, ओके, ऑडिटर को ओपिनियन क्या देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसीलिए ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और जब मैं सफिशिएंट की बात करूंगा तो सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, और एप्रोप्रिएटनेस दो तरह से जाएगा, वन इज रिलेवेंट एंड वन इज रिलायबल। ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाएगा एंड दैट इज हाउ ही विल बी ऑब्टेनिंग ए रीजनेबल एश्योरेंस एंड दैट इज हाउ ही कैन गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस इन हिज ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ओके, जो भी है ट्रू एंड फेयर का पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रू एंड फेयर, डोंट गेट कंफ्यूज एज सच। तो यहां तक की कहानी, आवाज बराबर आ रही है ना? ओके, आयुष आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट करके फिर मैं आपको ये इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब कुछ रिलेवेंट चीज़ें। जैसे अपन बेस समझ चुके हैं, बेस अपन को आ गया है कि भाई हाँ भाई ऑडिट ऐसा कुछ करने वाले, ऐसे स्ट्रक्चर होने वाला है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। सीए बनने के बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या होगा, मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए बन सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, ओके, मैं टीचिंग में आ सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ। आपको जो करना है करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन सीए बनने के बाद, सीए बनने तक हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी एग्जांपल घर वालों का प्रेशर रहता है या सोसाइटी का प्रेशर होता है। और सीए बनने के बाद ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, उसके पहले भी लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सीए करते वक्त भी आप लोगों को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। मेरे केस में तो ऐसे ही था भाई, मैं तो आज तक अपन कोई सोसाइटी ना किसी की चीज़ का प्रेशर लेते ना कुछ करते। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ड्यूरिंग दिस 45-50 आवर्स, ओके, मैं कुछ चीज़ें अपने पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ। मतलब जैसे पर्सनलाइज चीज़ें, मतलब मैं कैसे प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, मैं कौन से पॉइंट चीज़ें करता हूँ, एंड आई एम वेरी क्लियर विद दम। जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं बताता हूँ। ओके, आई डोंट टीच एनीथिंग विच आई डोंट फॉलो। अगर मैं नहीं करता हूँ मैं क्लियर हूँ अपने टर्म में, और ना मेरे को किसी की डर है ना शर्म है भाई। क्यों भाई, क्यों शर्माऊँ, क्यों डरूँ भाई? अपने अपनी चीज़ों अपने अपने हिसाब से डिफाइन की जाती है भाई। एवरीथिंग यस मालिक, एक 5x5 मैट्रिक्स, पंकज को एक पता ये चीज़ है मालूम, एक 5x5 मैट्रिक्स फॉलो करते हैं अपन। तो ऐसे ही ऐसे कुछ चीज़ें होगी, जब भी मैं कुछ बताते जाऊंगा तो डेफिनेटली ऐसा ऐसा नहीं होगा कि सर आप खाली बोल बच्चन दे रहे हो। बोल बच्चन का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, अपन फॉलो करते हैं तो बात करते हैं। और ये चीज़ें थोड़ी सी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेटर किस सेंस में मालूम है क्या? लाइफ यार, एक लाइफ मिली है यार, एक लाइफ को बहुत मस्त बनाओ मालिक, वेस्ट मत करना। तो अपने हिसाब से जीना सीखो, अपने हिसाब से जीना बहुत ज़रूरी है यार। एक लाइफ मिली है और वही लाइफ अगर किसी और के हिसाब से जियोगे तो मतलब क्या है यार? और मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ, इनके इनपुट्स लेने के, इनपुट्स डेफिनेटली लेने के पेरेंट्स के। बट एक चीज़ क्या है मालूम है क्या, सीए में अपन घुसे हुए हैं और एक बार चार्टर्ड बन गए ना, उसके बाद जो अपन करेंगे वो अपने सीए बनने तक अपने को थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए। रीज़न सिंपल है, बिकॉज आज अपन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर अपने को एक पर्टिकुलर ओके वैल्यूएशन की जरूरत होती है। वैल्यूएशन मतलब द रिकग्निशन कम्स थ्रू सम डिग्रीज। तो डिग्री हो जाए, बट डिग्री होने के बाद तुझे क्या करना है? क्यों सोसाइटी के प्रेशर में ले रहे हैं? तेरे को जो मन करता है वो करने का भाई। लेकिन अपन एक प्रैक्टिसिंग सीए की बात करें मालिक, प्रैक्टिसिंग सीए की बात करें, अगर आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते हो तो 100% अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको किस तरह के इंगेजमेंट मिलेंगे। ओके, तो आपको मैं बता दूं, ओके, सीए बनने के बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको टोटल कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए, ओके, 4 तरह के इंगेजमेंट आपको मिल सकते हैं मालिक। 4 तरह के इंगेजमेंट मिलेंगे। सर कौन से? पहला इंगेजमेंट जो आपको मिलेगा वो होगा ऑडिट का इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब क्या? इंगेजमेंट है, सगा ही नहीं हाँ। इंगेजमेंट, वो इंगेजमेंट, ये रिंग, ओके, इंगेजमेंट रिंग, ये वाली रिंग की बात नहीं कर रहा मैं। इंगेजमेंट वो इंगेजमेंट नहीं, इंगेजमेंट मतलब काम। कौन से काम मिलेंगे तुम्हें? ओके, कौन से काम मिलेंगे? तो तुम्हें ऑडिट का काम मिल सकता है, तुम्हें रिव्यू का काम मिल सकता है, ओके, तुम्हें एश्योरेंस का काम मिल सकता है, एंड तुम्हें ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ओके, अदर रिलेटेड सर्विसेज का काम मिल सकता है। अदर रिलेटेड सर्विसेज वापस बोल रहा हूँ, किस किस चीज़ का काम मिलेगा? सब लोग मेरे साथ में है क्या? सब लोग मेरे साथ में है? मेरे को बताओ, सीए बनने के बाद अगर अपन प्रैक्टिसिंग चालू करते हैं तो कितने तरह के काम मिलेंगे? कितने तरह के काम मिलेंगे? 4। कौन से काम? ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। शांति सुनिए, ये चैप्टर का हिस्सा भी है, ये चैप्टर 1 का एक हिस्सा भी है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे बेस रेडी हो रहा है, अपन बेस के लिए कवर कर रहे हैं।
ऑडिट का काम मिलेगा। ओके, ऑडिट का काम मतलब क्या होगा सर? ऑडिट, ओके, हम लोग एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल एचएफआई का फुल फॉर्म होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल एफएस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? पुरानी इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल मतलब पुरानी, हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी और वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको ओपिनियन देना होगा। और ओपिनियन क्या देना होगा? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये ओपिनियन देना होगा। पर कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हिस्टोरिकल। यानी एग्जाम्पल, अगर अपन आज 22-23 की बात करें, 22-23 की बात करें, तो इस टाइम पे 22-23 में अगर अपन ऑडिट करेंगे, ओके, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा? मार्च 23 में बनेगा, मार्च 23 में बनेगा। और उसका ओपिनियन, ओके, समथिंग अराउंड अपन अप्रैल 23 में देंगे। मालिक समझ में आ रहा है? ओके, 22-23 के ऑडिट का ओपिनियन आज नहीं देंगे, 22 में ओपिनियन नहीं जाएगा मालिक, ये 22 में ओपिनियन नहीं जाएगा। ये कब जाएगा? मार्च 23 में, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इस चीज का ओपिनियन होगा। ऑडिट 22-23 में होगा, अप्रैल 22 से लेकर ओके मार्च 23 के बीच में ही ऑडिट होने वाला है। लेकिन इसका ओपिनियन कब जाएगा? ओके, अप्रैल 20, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, अप्रैल 23, अप्रैल की जगह मई 23 भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, डिपेंड्स आपका काम कितना है, कैसा है, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। हां, पर ये 23 आफ्टर 31 मार्च के बाद ही बनेगा ओपिनियन। क्यों सर? क्योंकि अल्टीमेटली 31 मार्च के बाद जो बनेगा उसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोली जाएगी और उसके ऊपर अपन ओपिनियन देते हैं। तो ऑडिट के ओपिनियन एचएफआई पे जाते हैं। एचएफआई समझ में आया मालिक सबको? एचएफआई मतलब जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसके ऊपर आपको ओपिनियन देना है। जो बीत चुका है, ओके, जो आने वाला कल है उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देना है, जो बीत चुका है। ओके, जैसा रिव्यू करना है वो भी एचएफआई का करते हैं। यानी मेरे को बताओ रिव्यू का, ओके, यानी इस केस में ऑडिट का ओपिनियन कब गया? मैंने क्या बोला? अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी आफ्टर मार्च 23 ईयर 23, हाँ, ईयर 23 ईयर का मार्च महीना जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कभी भी ओपिनियन दोगे, ऑडिट में दोगे। तो रिव्यू भी एचएफआई का होगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होगा रिव्यू। अब ये रिव्यू भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होगा, तो मालिक सोच समझ के बताइए। ओके, तो फिर ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या है? क्योंकि सेम लॉजिक, रिव्यू भी कहीं ना कहीं इसी पीरियड का दिया जाएगा, रिव्यू कहीं ना कहीं इसी पीरियड में दिया जाएगा। तो सर ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या होता है? ओके बॉस, एकदम सिंपल तरह में बताओ। ऑडिट करना मतलब डिटेल्ड काम करना, डिटेल, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना, रीजनेबल एश्योरेंस देना। रिव्यू में हम लोग ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट रिव्यू करते हैं। तो सर ये रिव्यू करवाना कंपलसरी होता है क्या? डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कौन बताएगा कि ऑडिट करवाना है, रिव्यू करवाना है? एक्ट, लॉ, कंपनी लॉ बता रहा है कि आपका कंपनी का ऑडिट होना चाहिए, कंपनी लॉ बता रहा है कि आपका रिव्यू होना चाहिए। ओके, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपका रिव्यू होना चाहिए। अभी आज के डेट में अगर लिस्टेड कंपनी है तो रिव्यू कंपलसरी है। यूजुअली अगर देखोगे तो रिव्यू हर क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली रिव्यू होता है। जून में एक रिव्यू होता है, ओके, फिर सितंबर में एक रिव्यू होता है, दिसंबर में होता है, जिसको हम लोग एलआर बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू। तो रिव्यू किसका होता है? पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। यानी ओके मार्च, ओके समझने कोशिश करो, जैन 23 से मार्च 23 का रिव्यू ओके 22 में नहीं किया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मालिक ये पॉइंट? तो रिव्यू भी किसका होगा? एचएफआई का, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो आपको रिव्यू, तो दोनों में फर्क क्या होगा ऑडिट और रिव्यू में? ऑडिट बहुत डिटेल्ड काम है, रिव्यू बहुत ओवरव्यू है। मैं आपको ये इतना एक छोटे से एग्जांपल में, और शायद ड्यूरिंग द कोर्स में आपको थोड़ा सा ज्ञान के लिए मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन टू द एक्सटेंट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई यार ऑडिट एंड रिव्यू ओके जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान मतलब रिव्यू करना जस्ट ऊपर से गो थ्रू करना, रिव्यू करना, ऑडिट एक एक चीज चेक करना। एश्योरेंस है ना, पीएफआई का होता है। सर पीएफआई का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएफआई का फुल फॉर्म होगा ओके प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके मेरे ख्याल से पीएफआई का फुल फॉर्म समझ में आया, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे को बताओ ओके आज मैं अगर आपको बैलेंस शीट देता हूँ 25-26 की एक बैलेंस शीट देता हूँ, ओके आज 22 में मैं आपको 25-26 की बैलेंस शीट देता हूँ और मैं बोलता हूँ ओके मेरे को ऑडिट करके बताओ, कैसे ऑडिट करोगे? क्योंकि इस बैलेंस शीट में मैंने लिखा होगा 1 करोड़ की सैलरी जाएगी। अरे भाई सैलरी गई है क्या? गई है तो एविडेंस कैसे मिलेगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा? 22 में 25-26 का एविडेंस कैसे मिलेगा आपको? कुछ जेपा मालिक? तो एविडेंस कहां से मिलेगा? इस केस में अपन ऑडिट नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते, इस केस में रिव्यू भी नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या दे सकते हैं? एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या देते हैं मालूम क्या? एश्योरेंस मतलब ये इसमें क्या देते हैं? इसमें हम ये देते हैं 25-26 ओके ये बनाया होगा तो ये कुछ अजम्पशन पे बनाया होगा ना, यानी यहां पर ओके 1 करोड़ सैलरी जाएगी तो हमारा एक एजम्पशन होगा कि हमारा काम इतना बढ़ेगा, हमारे काम में ये चीजें होगी, हमारे एम्प्लॉइज इतने होंगे, ऐसा होगा ना एजम्पशन। ये एजम्पशन ओके ये एजम्पशन सही है कि नहीं, इसके ऊपर हम एश्योरेंस देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हो ही नहीं सकता 25-26
ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये तुम बता ही नहीं सकते मालिक, ये तुम बता ही नहीं सकते। तो सर क्या बता सकते हो? हम सिर्फ एश्योरेंस दे सकते हैं कि 25-26 में जो एजम्पशंस है वो सही है कि नहीं। तो एश्योरेंस का काम समझा मालिक? एश्योरेंस का काम, ओके सर ये एश्योरेंस के काम के लिए किसके लिए दिया जाता है? बैंक लोन लेना है आपको, बैंक बोल रही है अच्छा मैं लोन देने को रेडी हूं, मुझे बताओ अगले 5 साल में आप तुम कितना कमाओगे। अरे तुम कितना कमाओगे तो मैं बना के दूंगा ना उनको, लेकिन वो बना के क्या दूंगा मैं? क्या एक्चुअल फिगर्स होंगे? नहीं, एजम्पशन बेस्ड फिगर होंगे। ओके, बैंक बोलेगी ठीक है तुमने तो एजम्पशन कुछ भी लगा सकते हो तुम तो, फिर हमको बता दो, एश्योरेंस दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एश्योरेंस दो, फिर अपन एश्योरेंस देते हैं। झेपा मालिक, झेपा एवरीबडी? अरे हाँ या ना तो बता दीजिए, ठीक है मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अदर रिलेटेड सर्विसेज। अब मेरे को बताओ क्या भारत माता की जय, क्या चार्टेड अकाउंटेंट बुक कीपिंग करता है? बुक कीपिंग अकाउंटेंसी करता है, यानी ट्रायल बैलेंस लेजर ये सब चीजें बनाता है चार्टेड अकाउंटेंट? ए तोड़ ये बनाता है कि नहीं बनाता है? आंसर इज यस। ये किस में आएगा फिर? ना ऑडिट में आता है, ना रिव्यू में आता है, ना एश्योरेंस में आता है, तो ये किस में आएगा? रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज मतलब एनी अदर सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज। एग्जांपल इसमें अपन बोल सकते हैं बुक कीपिंग की सर्विसेज, बुक कीपिंग की सर्विसेज रिलेटेड सर्विस में आती है। अब जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो ये सब अदर सर्विसेज में आती है। ओके, ये कहानी हुई अपने लिए विथ रिस्पेक्ट टू ओके काम कितने लेगा। सर ये क्यों जरूरी था? जरूरी है, जरूरी है। चार्टेड अकाउंटेंट कितने काम ले सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो काम लेगा तो अपनी इंस्टीट्यूट बोलती है ठीक है तुम ये काम कर रहे हो नो डाउट, ओके, लेकिन हर जन अपनी अपनी मर्जी से काम करेगा तो कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होगा ये काम का, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होगा इस काम का। ये स्ट्रक्चर्ड तरीका करना जरूरी है, इसीलिए हम यहां पर स्टैंडर्ड्स तुम्हें देंगे और वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे तुमने वो काम करना चाहिए। इसीलिए यहां पर इन दिस केस, ओके यहां पर ओके हमें रहेगा एसए का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां पर हमारे रहेगा एसआरई स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। यहां पर हमारे लिए होते हैं एसएई स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, और यहां पर होते हैं एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मैं वापस बोल रहा हूं कौन से है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो तुमको समझ में आया इंस्टीट्यूट कौन से स्टैंडर्ड इश्यूज करती है, कौन से स्टैंडर्ड इशू कर रही है इंस्टीट्यूट? कितने स्टैंडर्ड इशू कर रही है इंस्टीट्यूट? 4। कौन से? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। जे पाई ये पॉइंट? ये चैप्टर 1 का मैंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। जब मैं जाऊंगा चैप्टर 1 में तो मैं बता दूंगा ये ऑलरेडी पढ़ चुके पर ये स्टार्टिंग में पढ़ाना जरूरी है, उसके बाद ही मैं चैप्टर के सीक्वेंस बता पाऊंगा आपको। डन मालिक? एवरीबडी? ठीक है, परफेक्टली फाइन मालिक, परफेक्टली फाइन। इधर तक क्लियर है? ओके, अब मेरे को इतना बता दिए ओके अपन ने स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को बताओ जब मैं ऑडिट करूंगा ऐसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो पॉइंट आपको मालूम ही होगा, एवरीबडी विल टेल। ओके, फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर इज यस। ओके, एवरीबडी क्लियर? ओके, मेरे को बताओ जैसे ऐसे बताया वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही कुछ हो रहा है कि नहीं? ओके, स्टैंडर्ड रिव्यू हो रहा है तो ऐसा ही फॉलो किया कि नहीं? ओके, ये सारी चीजें की कि नहीं? तुमने बरोबर कंप्लायंसेस किए कि नहीं? ऐसे अपन ने कंपनी ने, अपने क्लाइंट ने नहीं, अपने क्लाइंट की बात ही नहीं हो रही इधर, अपन के पास। ओके, अब मेरे को बताओ जो ऑडिट पे जा रहा है क्या उसको ऐसे का नॉलेज होना चाहिए? अभी तुम अगले साल एग्जांपल तुम क्लाइंट के कोई आर्टिकलशिप चालू होगी, किसी कोई ऑलरेडी ग्रुप 1 क्लियर होगा जिसकी आर्टिकलशिप चालू होगी। अब मेरे को बताओ जिसकी आर्टिकलशिप चालू होगी क्या वो ऑलरेडी क्लाइंट के पास जा रहा होगा? उसको भी ऐसे का नॉलेज चाहिए पूरा। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी है मालिक, इसीलिए इंस्टीट्यूट बोलता है ओके तुम ये सब चीजें कर रहे हो कि नहीं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर एक और तोड़ कंट्रोल आना चाहिए। यानी ये देखो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर ऑडिट करोगे तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करोगे? ऐसे। ओके, जब रिव्यू करोगे तो एसआरई, जब एश्योरेंस होगे तो एसई, ओके, जब रिलेटेड सर्विसेज है तो एसआरएस। लेकिन ओके तुम्हारे सीए फर्म को ये फर्म है तुम्हारी, ये फर्म को ओके एंश्योर करना है कि तुम्हारे पास एसक्यूसी है कि नहीं। एसक्यूसी मतलब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यानी इंस्टीट्यूट अपनी कितने स्टैंडर्ड इश्यू करती है। अभी आपका सीक्वेंस बदल गया, इंस्टीट्यूट कितने स्टैंडर्ड इश्यू कर रही है? 5, 4 नहीं 5। 4 किसके लिए? काम के लिए, और 5वां किसके लिए? सीए फर्म के लिए। फर्म को एप्लीकेबल होता है एसक्यूसी, फर्म को करना होता है कंप्लायंस एसक्यूसी का। फर्म बोलेगी कि भाई हाँ भाई ऑडिट हो रहा था तो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, रिव्यू हो रहा था तो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, एश्योरेंस हो रहा था तो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, बुक कीपिंग कर रहे थे, जो भी है रिलेटेड सर्विसेज ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे। और वो किस में बोलेगी? एसक्यूसी में बोलेगी वो। एसक्यूसी इतना छोटा नहीं है, एसक्यूसी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूं आज के लिए जो स्ट्रक्चर समझना है। तो मेरे को बताओ इंस्टीट्यूट के कौन से स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं? तो हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीआई? ओके, ये और इसमें नेफ्रा वेफ्रा भी आता है, ठीक है बाद में देखेंगे। पर पहला पॉइंट ओके एसए, एसआरई, ओके एसएई, एसआरएस और इसको कंबाइन ये सबको एप्लीकेबल वाला एसक्यूसी।
अपने इंटर के सिलेबस, ये आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन है। ओके, बस खाली इतना सीन होगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना है कि अपने सिलेबस को जो दिया हुआ है, अपने सिलेबस में सारे सिर्फ ऑडिट कवर है क्योंकि अपना ऑडिट सब्जेक्ट है। अपने सब्जेक्ट में तो एश्योरेंस और ये नहीं कवर है। और ओके एसक्यूसी, क्योंकि ऑडिट को भी एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा, है कि नहीं? एसक्यूसी एप्लीकेबल टू ऑल क्राइटेरिया फर्म ना, तो इसीलिए एसक्यूसी। तो अपने सिलेबस में ओके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है और एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है। वी डोंट हैव एनीथिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन मैं आपको बता दूं इनके नंबर दिए हुए हैं। ओके, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है। ओके, बाकी इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर एक्चुअली 3 है, लेकिन वो 2 के क्राइटेरिया में डिफाइन कर सकते हैं अपन। ओके लेकिन ये 2 के क्राइटेरिया में डिफाइन कर सकते हैं। तो बस ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, तो अपने नंबर दिए हुए, नाम दिए हुए, लेकिन इसके काम क्या है वो अपने सिलेबस में कवर नहीं है। ओके, तो जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन यहां तक का स्ट्रक्चर अपना रेडी हो गया। तो अपने को दूसरा स्ट्रक्चर, सबको क्लियर है? दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं मालिक, दूसरा स्ट्रक्चर भी अभी क्लियर हो गया। तो ब्रेक के पहले मैंने आपको ऑडिट का पूरा स्ट्रक्चर बताया, और ब्रेक के पहले मतलब पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर ऑडिट का स्ट्रक्चर बताया। दूसरे इसमें मैंने आपको बताया आपके काम क्या क्या करते हैं अपन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके तो आपको मैं हमेशा पूछते रहूंगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने काम लेते हैं? 4। और स्टैंडर्ड्स कितने इशू होते हैं? 5। 5 क्यों होते हैं? क्योंकि जो 4 काम करने वाली फर्म है वो फर्म को भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। वो स्टैंडर्ड का नाम होगा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ओके सर, ये कौन बताएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करने नहीं करना? इंस्टीट्यूट बता रही है, अपनी इंस्टीट्यूट बता रही है। इंस्टीट्यूट के हिसाब से अपने को देखना होगा ये स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट। एवरीबडी क्लियर? ओके so now okay before starting on chapter 1, okay I'm just giving you a structure of how our syllabus is going on. We have total 13 chapters in our syllabus. आपके पास जो टेक्स्ट बुक आएगी उसके अंदर मतलब 14 चैप्टर्स होंगे, 14 चैप्टर्स होंगे, 14 चैप्टर्स होंगे। 14 चैप्टर्स का लॉजिक आपके अंदर बैठा होगा मालिक। 14 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपके अंदर कवर होगा मालिक। ओके मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ में हैं। 14 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में कवर होंगे। तो इस केस में आपका पहला सिनारियो, अब ये टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीज़ें कवर होगी। एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ एक 10-15 मिनट अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको इसका स्कोप समझ में आ जाएगा। आपको सारे चैप्टर का स्कोप समझ में आ जाएगा, उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है। और सर इसकी मार्किंग स्कीम अपन लेटर ऑन करेंगे। ओके कैसे क्या वर्क करना है। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सिर्फ अपन मार्किंग की बात करेंगे। एक लेक्चर ऐसा होगा जिस दिन सिर्फ मार्किंग की बात करेंगे, ये मार्किंग ऐसा ऐसा है। क्योंकि देखो वो लॉजिक आप लगा दोगे तो आप कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता करोगे। स्टार्टिंग में रिस्क मत लो, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें समझो, उसके बाद एक पॉइंट आएगा ऐसा जब मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये चैप्टर इस मार्क्स से बना हुआ है, इतने मार्क्स के ऊपर आपको एम्फसाइज करना है। ओके तो सबसे पहला अगर बात करूं चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है। ओके चैप्टर 1 इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सर यहां पर क्या करेंगे? यहां पर आपको बेसिक्स ऑफ ऑडिट मिलेगा, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट अपन कर चुके हैं। अपने को रीजनल एश्योरेंस लेना है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन यहां पर पंचायती क्वेश्चन मिलेंगे। ओके ऑडिट एरिया कौन से है, ऑडिट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऑडिट कैसे करना, मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कान खुले, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अपन कवर करेंगे। ओके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कवर होगा दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड्स के कुछ स्टैंडर्ड, जहाँ पर ऐसे 200 ऐसे 210 ओके ये अपन कवर करने वाले हैं। ओके ये 200, अभी ऐसे 200 210 क्या है, आज फर्स्ट डे पे अपन दिमाग फोड़ी नहीं करते। जैसे जैसे जाएंगे आपको एक एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद मैं सीक्वेंस बनाते जाऊँगा। ऐसे 200 210 220 ओके ये यहाँ पर कवर किया जाएगा। ओके जब ये ऐसे 200, सर ये स्टैंडर्ड के नाम याद रखने हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को देखा है और थोड़ा सा रिवाइज मेरे साथ साथ किया हुआ है, 100% सारे स्टैंडर्ड के नाम रटे हुए रहेंगे। और वापस बोल रहा हूँ रटे हुए रहेंगे, कोई एक से मेमोनिक कोड बना के रटा था नहीं मैं, मेरे पास वो लॉजिक ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट से तुम रट जाएगा। ओके भाई इधर ऊपर देख लो, अपने एटी एकेडमी का लोगो क्लियर बता रहा। लोगो क्या बता रहा? व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सीए प्रीफिक्स इन ईयर। क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद वो, बिकॉज ऑफ वो जो उसका ये है। ओके जो भी पिक्सल है, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक आएगी, टेक्स्ट बुक के ऊपर एटी एकेडमी के लोगों के ऊपर पढ़ लेना, आपको हमेशा ये मिलेगा। ओके अपना फिलोसफी एकदम क्लियर है। व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सीए प्रीफिक्स इन ईयर भाई। तो मैं जो रटाने की बात कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ओके अपन बेसिक देखेंगे, उसके साथ में 3 स्टैंडर्ड कवर करेंगे, ऐसे 200 210 एंड 220। ओके तो इस तरह से अपना स्टैंडर्ड कवरेज रहेगा इसके अंदर। ओके यानी ये पोर्शन अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है जनरल ऑडिट के ऊपर और दूसरा होगा स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ओके कितने स्टैंडर्ड चैप्टर 1 में कवर होने वाले? 3। उसके बाद चैप्टर 2 आता है ओके ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके एक इसमें नाम इन लोग ने नहीं दिया है, मटेरियलिटी भी इस चैप्टर में कवर है। मटेरियलिटी भी इस चैप्टर में कवर है। ओके यहाँ पर खाली ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अपन 2 स्टैंडर्ड कवर करेंगे, एक होगा ऐसे 300 और एक होगा ऐसे 320। ओके 300 इज फॉर ओके स्ट्रैटेजी प्लानिंग ऑडिट प्रोग्राम। ये तीनों चीजें कौन से स्टैंडर्ड काम रखते हैं? 300 का। और 320 रहेगा मटेरियलिटी के लिए। मटेरियलिटी
मटेरियलिटी। तो चैप्टर 2 में अपन दो मेन एरिया देखेंगे, ओके, एक है प्लानिंग के लिए और एक है मटेरियलिटी के लिए। उसके बाद चैप्टर 3 को मैंने डिवाइड किया क्योंकि चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है और लॉजिकली इसका डिवीजन बहुत जरूरी है। तो 3A और 3B में अपन ने डिवाइड किया है। 3A में हम लोग एक बेसिक एविडेंस के बारे में देखेंगे। आपने ऑलरेडी समझा है एविडेंस, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए, और ऑडिट एविडेंस लेने के प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, 3A चैप्टर बताएगा। तो 3A चैप्टर में ऐसे 230 और ऐसे 500 ये दो अपन मेन करेंगे और ये तोड़ LDR रहेगा मालिक। ओके, 3A आपके कंट्रोल में आना चाहिए तो मां कसम आपके तोड़ लॉजिक बैठेगा मालिक। ओके, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ओके, 3 is divided into 2 parts, 3A and 3B। तो 3A 3B, ओके, ये रहेगा। 3A इज बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। 3B का भी नाम, चैप्टर का नाम तो वही रहेगा ना, क्योंकि वही नहीं है, लेकिन इसमें ना सीरीज आपकी कौन सी होगी, ऐसे 500 की सीरीज होगी, 501 से लेकर आपका 580 तक। ओके, देखेंगे अपन, उसके अंदर नंबर बहुत सारे हैं, 501 है, 505 है, 510 है, 5, ओके, 20, 530 नहीं कवर है, 540, 550 अपने सिलेबस में नहीं है, 560, 570, ओके, जिसका पोर्शन है, और 580, इस तरह से रहेगा आपके इसमें। तो फिल्टर कंटेंट है, अब लिखेंगे, पर वो अपन नंबर 3B में जाएंगे दिखेंगे। 3B इज मोर ऑफ प्रोसीजरल, ओके, 101%। 3A में से भी क्वेश्चन है, 3B में से क्वेश्चन, तोड़ क्वेश्चन रहेंगे, एंड दैट इज व्हाट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चैप्टर 4, वन ऑफ द तोड़ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। अगर ये चैप्टर में आपकी लग गई तो आपकी ऑडिट में लग गई, ये श्योर है, अब गारंटी बोलता। आपको ये चैप्टर को कंट्रोल करना जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। मेरे को बताइए, लॉजिकली समझ के बताइए, प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर। आप क्या 100% ऑडिट कर रहे हो या रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हो? आप 100% ऑडिट करोगे, रिस्क बेस्ड ऑडिट करोगे? अपन ने ये पिछले लेक्चर में देख लिया, हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट कैसे करेंगे, कैसे, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे मेथड होगा? ओके, डोंट टेल मी जजमेंट, रिस्क बेस्ड का जजमेंट होगा, रिस्क का जजमेंट होगा, लेकिन जजमेंट के लिए कुछ मेथोडोलॉजी तो होनी चाहिए। आप जजमेंट लगाओगे लेकिन जजमेंट के लिए कुछ तो मेथोडोलॉजी होगी ना, ये यहां पर इस चैप्टर में कवर होगा। और ये चैप्टर ना मेनली ऐसे 315, ओके, 330 इनके ऊपर बात करेगा। वैसे 330 आपके पूरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि यहां पर उसके बिना काम नहीं होगा। तो 315, 330 का मेन स्ट्रक्चर रहेगा। 330 का सिर्फ जिक्र किया हुआ है उन्होंने, डिटेल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। वो सीए फाइनल में, सीए फाइनल में भी तो कुछ रखेंगे ना भाई, नहीं तो सीए फाइनल में क्या करेगा, गोटे खेलेगा। ओके, तो इधर से कुछ बैलेंस जो स्टैंडर्ड इधर कवर नहीं है वो सीए फाइनल में जाके तुमको डिटेल में मिलेंगे। तो यहां तक की कहानी अपनी को ध्यान में रखनी है मालिक। ओके, सो यहां पर चैप्टर 4 तोड़ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर रहेगा। इसके बाद ओके, एक चैप्टर रहेगा जो 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। ये सबसे छोटे चैप्टर्स है। यानी अगर मैं बोलूं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, मतलब 1-1.5 घंटे, 1.5 घंटे के चैप्टर। यानी अगर ये मैं 4 चैप्टर की बात करूं, ये अप्रोक्सीमेटली 6-7 घंटे में खत्म, 6-7-8 घंटे मैक्स टू मैक्स इसमें खत्म हो जाएंगे इस चारों चैप्टर। ये चारों चैप्टर में से अगर मैं फ्रॉड की बात करूं तो ऐसे 240 कवर होगा। ओके, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ओके, ये EIS के रिलेटेड रहेगा। ओके, ऑडिट सैंपलिंग ऐसे 530 इसमें कवर होगा। ओके, ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520। ओके, प्लीज लिसन केयरफुली, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। ओके, फ्रॉड मेरे को बताइए। ओके, मिसस्टेटमेंट मतलब याद है आपको? मिसस्टेटमेंट क्या है? मिसस्टेटमेंट याद है? मिसस्टेटमेंट मतलब जो होना चाहिए और जो है, ये दोनों में फर्क है। तो मिसस्टेटमेंट के कारण होते हैं, मिसस्टेटमेंट ऐसे अपने आप नहीं होता, मिसस्टेटमेंट के कारण होते हैं। 2 कारण होते हैं मिसस्टेटमेंट, या तो मिसस्टेटमेंट, ओके, या तो मिसस्टेटमेंट जो होता है वो तो या तो फ्रॉड की वजह से होता है या तो एरर की वजह से होता है। यानी आपको मालूम नहीं था कि यार ये ऐसे करना था और आपने कर दिया, और या आपको मालूम था लेकिन आपने जानबूझकर किया ताकि बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो। आपको मालूम नहीं था, ओके, वो था एरर। आपको मालूम था, ओके, फिर भी आपने किया, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? एंड दैट इज मिसस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। मिसस्टेटमेंट कैन बी फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट कैन बी एरर, मिसस्टेटमेंट कैन बी फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट कैन बी एरर। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट? ये हो गया मिसस्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट में, फ्रॉड एरर हो सकता है। तो एरर हुआ तो ठीक है मालिक, एरर हुआ तो ठीक है, फ्रॉड कैसे ढूंढोगे? एग्जाम्पल मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला ओके सर, मेरे को बताओ, मैंने 100 करोड़ की जगह मैंने 150 करोड़ लिख दिया इन्वेंट्री। ओके, प्लीज लिसन केयरफुली मेरा क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ 100 करोड़ की जगह मैंने 150 लिख दिया और आपको मिला कि अरे यार 100 करोड़ होना चाहिए था, 150 लिखा है। झंडू ने मेरे को आके बोले, ओए झंडू बाम 100 करोड़ का 150 करोड़। मैं बोलो गलती हो गई मालिक, ऑडिटर साहब गलती हो गई, ऑडिटर साहब माफ कर दीजिए। अब मेरे को बताओ, आपको कैसे समझेगा कि ये गलती थी या फ्रॉड था? मेरे को बताओ, कोई बताएगा आपको ये फ्रॉड है, मैं फ्रॉड कर रहा था, ओए मैं तो फ्रॉड कर रहा हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, ऐसा बताएगा वो? कैसे पता करोगे आपको फ्रॉड है कि नहीं है? कुछ मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
मेरा पॉइंट समझ में आया? मेरा पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये कैसे ढूंढोगे? ये आपको 240 समझाएगा। 240 आपको समझाएगा कि भाई फ्रॉड, बिकॉज आपको बहुत तोड़ ध्यान देना होगा फ्रॉड की तरफ। अरे भाई अगर सामने वाला, अरे यार इमेजिन करो एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अच्छा ये गलती हुई तो ये गलती एक हाथ में हो सकती है ना मालिक, लेकिन इमेजिन करो अगर आपने इसको गलती समझा जबकि ये फ्रॉड था, तो आप इमेजिन करो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो सकता है, जबकि आप रिस्क बेस के हिसाब से आप देखोगे, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए 240 आपको बहुत सचेत रखता है। 240 बोलता है बहुत ध्यान दे भाई, फ्रॉड के एलिमेंट, 240 बोलता है फ्रॉड के एलिमेंट बहुत अच्छे से ध्यान दो। ओके, इसीलिए दैट इज कॉल्ड ए फ्रॉड का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए अपने को 240 ध्यान में रखना होगा। तो 240 का कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉड, 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 फ्रॉड। एक क्वेश्चन छोटे छोटे, और मैं आपको बता रहा हूं ये चार पॉइंट है, चार में से एक क्वेश्चन कंफर्म है हमारे, एंड बहुत तोड़ इजी चैप्टर है यार ये बहुत थोड़ी चीज चैप्टर है। अगला पॉइंट ईआईएस, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईआईएस में। अगर आपने देखा होगा ईआईएस पढ़ते वक्त, अगर चैप्टर 3C देखोगे, ऑडिट ट्रेल होता है, कैट टूल्स होते हैं, स्नैपशॉट, ईआईएस, ऐसा कुछ ऑडिट, ये पढ़ा, उसी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहां पर मिलने वाले आपको। आपने पढ़ा होगा 3B में जनरल कंट्रोल, मैनेजर कंट्रोल, उसकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहां पर चैप्टर 6 में पढ़ने मिलेंगे मालिक। ये चैप्टर 6 होगा। चैप्टर 7 ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग इज समथिंग रिलेटेड टू 530। ओके, देन मेरे ख्याल से सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता था। ओके, याद होगा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी 100% किया तो ठीक है, लेकिन 100 की जगह मैंने 70 किया, तो 70 का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, 70 की वजह से कैसे पॉपुलेशन पे लगाया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसको भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। ओके, मेरे को बताओ, ओके अगर मैंने 100 को, ओके 100 में से मैंने 70 सिलेक्ट किए थे, यही थे ना। अब मेरे को बताओ 70 में से अगर मुझे 5 में एरर मिला, 5 में एरर मिला, तो 100 में से एरर कितने में? अबे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते मत बैठना, क्योंकि ये देखो 70 तो आपने किया ना, आपने 100 थोड़ा ना चेक किया, आपने खाली 70 चेक किया ना। तो 70 में अगर 5 में एरर मिला तो 100 में से कितने में एरर मिलेगा? इधर क्वेश्चन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते मत बैठना, यहां पर स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है। आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, डोंट वरी, आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स नहीं है मालिक। ओके, लेकिन स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको कंक्लूड कैसे करना है, इसके आउटकम कैसे यूज करने हैं, ओके गलत ना हो जाए, आपका इंटरप्रिटेशन गलत ना हो जाए, ये सारी चीजें आपको समझाएगा। ओके, स्टैंडर्ड 530, एंड दैट इज योर चैप्टर 7 ऑडिट सैम्पलिंग। ये 2 घंटे जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन ज्यादा करता हूं मालिक, मैं डिस्कशन ज्यादा करता हूं, एंड दिस इज वेरी गुड चैप्टर टू अंडरस्टैंड सैम्पलिंग। उसके बाद आता है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, अब मेरे को इसका ये एनालिटिकल प्रोसीजर मेरे ख्याल से बेसिक समझ में आता जा रहा है ना आपको। ये सब चीज़ें लिखते मत बैठना आप लोग, ये सब पंचायती लिखते मत बैठना, ये सिर्फ आप समझते जाइए। ओके, लिखने का काम मतलब आप, मैं बोला ना वो लिखने वाला पोर्शन, ये सब में लिखते बैठिए। हाँ, आपको अगर कंट्रोल टोटल चाहिए कि कौन से चैप्टर में कौन से स्टैंडर्ड है, तो वो अपन चाहिए तो एक आधे घंटे का लेक्चर उसमें ले लेंगे लास्ट में मतलब जब भी आप बोलोगे, मतलब एक थोड़ा सा टाइम होने के बाद, जिसमें मैं सब लिस्ट बना दूंगा आपको, है ना। तो अभी आप उस पर चैप्टर मेन है ना, मैं जो समझा रहा हूँ ना एप्लीकेशन वाइज, वो समझिए, क्योंकि क्या होगा, इसका कुछ डिस्कशन, ये 530 520 है। अब मेरे को बताओ ये 500 की सीरीज में जा सकता है ना डिस्कशन, तो इसके कुछ डिस्कशन इधर आ सकते हैं, इसके कुछ डिस्कशन, ये एप्लीकेशन मेरे को समझाने जरूरी है। इसलिए जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे समझाने के ऊपर ध्यान दीजिए मालिक। लिखने पे ये मत लिखिए, जब मैं मतलब ये मैं बोलना भूल गया आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर, ओके एनालिटिकल प्रोसीजर, सुनिए एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या रहेगा मालिक? मेरे को सेवेंथ में मेरे को 60% मिले थे मार्क्स, 8th में मेरे को 58% मिले मार्क्स, 9th में मेरे को 64% मिले मार्क्स। मेरे को बताओ 10th में मुझे कितने मिलेंगे? 10th में मुझे कितने मिलेंगे? ओके, मेरे को बताइए 10th में कितने मिलेंगे? ओके, 10th में कितने मिलेंगे? अगर आपको ये मालूम पड़ रहा है 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में मेरे को कितने मिलेंगे, एक्चुअल मार्क्स नहीं है, एक्चुअल मार्क्स मैं बता भी नहीं सकता, बताने लायक नहीं है मेरे, बताने लायक नहीं है मार्क्स। बताने लायक जो है वो मैं बता रहा हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, बहुत सारी डिग्रीज है, ये मैं बताते जाता हूँ, मैं अपनी हवा करता हूँ जिधर है, लेकिन ये नहीं बताने लायक है मालिक। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ 7th 8th 9th में इतने मिले, 10th में कितने मिलेंगे? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ओके एवरेज में मेरे को बताओ 10th में कितने मिलेंगे? कोई बताएगा मुझे 10th में कितने मिलेंगे? यहाँ पर 10th में, ओके हर जन ने अप्रोक्सीमेटली, याद रखिए, एक जन ने मतलब पंटर ने बोला कि भाई 60 मिलेंगे, लेकिन 60 नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली 60 नहीं बोल सकते, लेकिन आप रेंज दोगे कि समथिंग अराउंड 55 to 65%, ऐसा रेंज। आप रेंज कोई भी दे सकते हो, अगेन ये रेंज निकालना ऑडिटर का काम, जजमेंट, ये रेंज निकालना ऑडिटर का काम। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? ये रेंज निकालोगे आप, ये रेंज निकालोगे। अब आप मुझसे पूछोगे अमित दादा 10th में कितना मिला, और मैं बोल रहा हूं 62 मिला, ओके मेरे को बताओ आपको कोई सरप्राइज होगा? नहीं, ठीक है भाई, अरे इतनी औकात थी बे तेरी, इतनी औकात थी बे तेरी, ठीक है मालिक, ओके। लेकिन अगर आप इमेजिन करो मैं 62 की जगह अगर मैं बोलता हूं मेरे को 98% मिला, अबे साले
अबे क्या किया, अबे कोचिंग कहां से लिया, अबे 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 तू किधर था, अबे किधर से किधर पहुंच गया। डाउट आया ना मालिक, डाउट आया ना मालिक, डाउट आया ना। ओके या 98 की जगह मैं बोलूंगा 44%, 42% मिला। अबे पागल, डेंगू बेंगू हुआ क्या, क्या हुआ तेरे को, मलेरिया हो गया था क्या, अबे कोविड हो गया था क्या भाई, अबे 42%, अबे तू कितना भाई। ओके आप समझे मालिक, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं क्या बता रहा हूं, जब मैं आपको 62 बोला आपने कुछ क्वेश्चन नहीं रेज किया, लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये दो अलग वेरिएंस आपके रेंज के अंदर बैठा ना, आपने कुछ नहीं बोला, बोला सही है, लेकिन रेंज के जैसे बाहर गया आप बोले भाई भाई डाउट आ रहा है, भाई भाई डाउट आ रहा है, भाई 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 पे डाउट आ रहा है, मुन्ना भाई भाई पे डाउट, भाई पे डाउट आ रहा है। ये डाउट क्यों आया, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, समझ में आया। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मैंने आपको जो समझाया अभी, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर, ओके। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, एग्जांपल आप मुझसे पूछोगे मतलब पिछले 2 साल के रेंट बताइए, मैंने बताया पिछले साल का रेंट 1 लाख था, उसके पिछले साल 50,000 70,000 था। अब मेरे को बताओ इस साल का रेंट कितना होगा, 1,30,000 1,40,000 ऐसा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 1,40,000 तो तुम बोल रहे हो ओके ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 लाख रेंट है, अबे पागल साले इतना अचानक रेंट कैसे बढ़ गया। एनालिटिकल प्रोसीजर, तो तुम्हें सस्पिशियस आएगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा एनालिटिकल प्रोसीजर ये समझाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ झेपा मालिक, एनालिटिकल प्रोसीजर एवरीबडी। एनालिटिकल प्रोसीजर पक्का समझ में आया। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब जो पास्ट है उसका एक्सपीरियंस का, उसका एक रेंज तैयार करना है, और रेंज तैयार करने के बाद उसको कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ। यानी आपने क्या किया एनालिटिकल प्रोसीजर में, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या किया, आपने एक्सपेक्टेशन तैयार किया। क्या तैयार किया बेटा, एक्सपेक्टेशन तैयार किया। आपने क्या तैयार किया, एक्सपेक्टेशन तैयार किया। अब मेरे को बताओ एक्सपेक्टेशन किसके साथ कंपेयर किया, एक्चुअल के साथ। अब मेरे को बताओ इन दोनों के डिफरेंस में, अगर मटेरियल, अपना वर्ड मटेरियल है मालिक, अगर डिफरेंस मटेरियल है तो आप क्वेश्चन आगे और काम करोगे, अगर मटेरियल नहीं है डिफरेंस आप छोड़ दोगे। अगर डिफरेंस मटेरियल नहीं है इग्नोर करो, ठीक है यार, अरे यार इतना तो ये आने वाला था, लेकिन अगर डिफरेंस मटेरियल है तो ये करो। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 8 की कहानी भी आपके लिए क्लियर हो गई, चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए क्लियर हो गया मालिक। चैप्टर 8 की भी कहानी मैंने आपको बता दी। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 5, 6, 7, 8 आपको झेप गया मालिक, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 5, 6, 8 सबसे छोटे चैप्टर्स है, ओके। यानी अपना जो टाइम जाएगा 1, 2, 3, 4 ये तो है ही, 5, 6, 8 फटाफट जाएगा। 9th, ओके ये वाला एक चैप्टर है थोड़ा सा अपने अपने देखने के इसमें, ओके। मैं आपको ये बता दूँ 9th वाला जो चैप्टर है, ओके मेक श्योर ये पॉइंट ओके आपके इसमें रहे। ये पॉइंट मैं आपको ईओबी बैच में से, इसमें से मैंने मेन बैच में जो रिकॉर्डिंग की हुई है, ओके वही रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लास्ट में। वो मैंने 2, ढाई 3 घंटे में इसको मैंने निपटाया है, ओके। और यही एक है जहां पर मैं चैप्टर में मैं रिस्क लेने बोलता हूं, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसको लिखना कैसे, क्या करना, वो सब बता दूंगा मालिक, लेकिन इसकी इतनी पंचायती लंबी पंचायती है कि पढ़ते पढ़ने के बाद आपका आउटकम कुछ नहीं आएगा। तो उसका एक समराइज वर्जन है, समराइज तरीका है। तो इसका मेन बैच में मैंने ईओबी बैच जैसे पढ़ाया हुआ है, मतलब आप समझे, मतलब टेक्स्ट बुक से लेके फटाफट 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 पॉइंट्स बता दिए। वो पॉइंट्स वाला पॉइंट है, तो इसको पॉइंट करना, और इसको ज्यादा ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। क्वेश्चन लिखने की क्षमता मैं तैयार करूंगा, मेरी गारंटी, लिखने की क्षमता मेरी गारंटी है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तुम टाइम पास ज्यादा मत करना, डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, ओके। 100% का समरी कैसे करना, क्या करना, कैसे लिखना, मैं आपको पूरा तोड़ बता के दूंगा, तोड़ तोड़ करके दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है, ओके, जिसके ऊपर टाइम पास ज्यादा मत करना। दिस इज द ओनली चैप्टर वेयर आप एक रिस्क लेने वाले हो, रिस्क लेने वाले हो, ओके। ये पॉइंट ध्यान रखिए। ये होने के बाद आपके लिए मतलब उसके अंदर क्या है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के सारे आइटम बताओ मेरे को। बताओ अपन ने पहले लेक्चर में कितने आइटम बोले थे, टोटल कितने आइटम थे अपने पास एग्जांपल वाइज, अपन कितने आइटम का एग्जांपल यूज करेंगे हर पूरे सारे लेक्चर में, 300 आइटम्स, जिसके अंदर आपको याद होगा 300 आइटम्स में अपन ने क्या बोला था, ओके फिक्स एसेट एंड ऐसा, वो 300 आइटम्स, ओके जो आइटम्स है ना वो आइटम्स इधर है, वो 300 नहीं होंगे, वो जितने आइटम्स है वो सारे आइटम्स इधर दिए होंगे, मालूम है क्या मालिक। उनके ऑडिट करने के बाद डिस्कशन चल रहा है, उनके ऑडिट में हर एक आइटम में क्या ऑडिट करोगे, तो हर एक आइटम में आपको क्या लिखा होगा मालूम है, एप्रोप्रिएटनेस, आपका रिलेवेंस क्या क्या चीजें है वो लिखना है इसके अंदर। इसके अंदर आपके हर आइटम में एप्रोप्रिएटनेस, जैसे मैंने आपका एग्जांपल मेरे को बताओ, फिक्स एसेट में मैंने क्या बताया था, फिक्स एसेट में मैंने क्या बताया था, तू क्या क्या लेगा, एग्रीमेंट लेगा, ये लेगा, वो लेगा, वो लेगा, वो लेगा, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको समझा होगा 9 चैप्टर क्या है, 9 चैप्टर क्या है, जो 300 आइटम्स है, ओके, एक एक आइटम लेके उसको ऑडिट कैसे करना है ये समझाया हुआ है, ये समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है और एक तोड़ चैप्टर, एंड दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑडिट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, अगेन तोड़ तोड़, ओके ये आपके लिए तोड़ रोल प्ले करेगा अप्रोक्सीमेटली, ओके 15%, 10 से 15% का रेंज ये चैप्टर तोड़ करेगा मालिक। एंड दैट इज व्हाट वी आवर डिस्कशन कम्स इनटू पिक्चर, ओके। यहाँ पर जो 48-50 पेजेस जो रहेंगे, ये पेजेस जो रहेंगे ये सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पेजेस में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, ये नंबर 50 पेज का चैप्टर है, 50 पेज में से एक 5-6 पेज आपके कारों के निकल जाते हैं,
लेकिन ये चैप्टर तोड़ इंपॉर्टेंट है सर। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी का ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पावर्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, ओके, आपकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड 299 भी पढ़ाया जाएगा और एक कॉस्ट ऑडिट का पोर्शन भी अपने सिलेबस में कवर होगा। तो कॉस्ट ऑडिट भी कवर्ड है, कंपनी ऑडिट भी कवर्ड है, या कंपनी ऑडिट में मल्टीपल थिंग्स कवर्ड है मालिक। ओके, अगेन एक वेरी गुड चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इधर मजा भी आएगा आपको। ओके, मजा भी आएगा, पर मजा लेने से ज्यादा अपने को लिखना आना चाहिए। मजा आना एक चीज हो गई, लिखना आना चाहिए एक चीज हो गई, तो यहां पर याद रखना। इसके बाद आ गया ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इज अगेन वेरी तोड़ चैप्टर। यहां पर अपन ऐसे 700 की सीरीज पूरा देखेंगे, 701, 705, 706 एंड 710। ओके, ये अपन डिस्कशन करने वाले हैं मालिक। अरे कारो 2020 की वजह से वो पेज, किसी के पेज में कुछ प्लस माइनस होगा ना, तो 2020 की वजह से वो प्लस माइनस होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका मैं अपडेट कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो सकता है वो अपडेट, ये अभी वाले इसमें, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। ओके, वो मैं सारा चीज़, मैंने क्या बोला, आपके बुक में पेज में कुछ इश्यूज आए, पेजेस का कुछ भी रहना, वो सारा इश्यूज मैं सॉर्ट आउट करूंगा, एक समरी पेज बनाऊंगा। ये एडिशन वैसे ही मार्च एंड के करीब आती है मालिक, तो वो सारे सिनेरियो हैं, नथिंग टू वरी। ओके, ये पॉइंट रहेगा मालिक। ओके, शायद आपकी बुक में वो कारो 2016 का पोर्शन वाला कवर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट है, जिधर जिधर चेंज होगा वो अपन डिस्कशन करेंगे मालिक, डोंट वरी। इसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपने को स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड का लॉजिक सबको क्लियर ऑडिट रिपोर्ट का पॉइंट है। मेरे को बताओ कि अपने को अल्टीमेटली क्या करना है, ऑडिट करके क्या करना है, ओपिनियन देना है। ओपिनियन क्या देना है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर को याद करो। ओपिनियन क्या देना बेटा? ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, ये ओपिनियन देना है। ये ओपिनियन किस में दोगे? रिपोर्ट में दोगे ना, ऐसे ओरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। अबे ऐसा नहीं होगा, फ्री है मतलब मैं 3 इडियट में था, 3 इडियट फ्री, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अपने को ओपिनियन देना पड़ेगा मालिक। ओपिनियन किसमें देंगे? लिखित देंगे। और जब ओपिनियन दोगे, ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, कुछ अलग से डिस्क्लोज करना पड़ सकता है, की ऑडिट मैटर्स हो सकते हैं। ओके, उसके अंदर डिस्क्लेमर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपन को डिस्कस करना होगा चैप्टर 11 में काम होगा मालिक। ओके, तो चैप्टर 11 भारत माता की जय, तोड़ जाना चाहिए। ओके, ये तोड़ रहना चाहिए। इसके बाद है ना आपके 2 चैप्टर्स है, एक बैंक ऑडिट है, ठीक है मालिक, ये तो आपको जेपी गया। बैंक ऑडिट के अंदर क्या, बैंक ऑडिट के बारे में रहेगा, बैंक ऑडिट के कुछ अलग से नियम रहेंगे। ओके, तो अपने को ध्यान रखना है। और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। ओके, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट ऑडिट, सिनेमा ऑडिट, ओके, हॉस्पिटल के ऑडिट, पीएसयू के ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट। ओके, तो ये अपने को 2 एडिशनल चैप्टर कवर करने होंगे, पर ये डायरेक्ट चैप्टर है। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली अपने लिए 3.5 4 घंटे के रेंज के अपन डिस्कस कर सकते हैं इनको, 4 घंटे के रेंज के ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, ये वाला है। एंड लास्ट, ओके, कुछ बचे हुए स्टैंडर्ड्स है जो ऊपर वाले इसमें कवर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स भी अपने को करना है सिलेबस में, एंड दैट इज कवर्ड इन योर लास्ट चैप्टर। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑडिट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओवरऑल सिलेबस कम्स इनटू पिक्चर। ओके, मैं आपको बता दूं हमारा सीक्वेंस क्या होगा। मैं सीक्वेंस बता देता हूं। हम सबसे पहले चालू करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 के बाद चालू करूंगा चैप्टर 11। ओके सर, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 11, आंसर इज यस। ओके, मेरे को पहले आपको ये बताना है, सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। आप डोंट वरी, मैंने क्या बोला आपको, एक 2-3 लेक्चर के बाद, 4-5 लेक्चर के बाद आपको समझ में आते जाएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आती जाएगी, तो डोंट वरी, इसके लिंकेज है, बहुत अच्छे से लिंकेज है। आप इस सीक्वेंस में पढ़ना, और आपको पढ़ना भी इसी सीक्वेंस में वापस। तो चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 11 पढ़ेंगे, और चैप्टर 11 के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3A, वेरी इंपॉर्टेंट। और 3A होने के बाद चैप्टर 4, ओके, ये वाला चैप्टर, ओके, चैप्टर 4, और चैप्टर 4 के बाद पढ़ेंगे 3B। पहले ये सीक्वेंस रहेगा, और इसके बाद चैप्टर 2। ओके, ये सीक्वेंस फिक्स है अपना, इसमें चेंज नहीं होगा मालिक। इसके बाद हमारी मर्जी कौन से चैप्टर चालू करने, कौन से नहीं करने, ये सीक्वेंस अपना चालू रहेगा। ये सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट अपने पास रहेगा, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 11, चैप्टर 3A, चैप्टर 4, चैप्टर 3B, चैप्टर 2। इसके बाद मेरा मन करेगा, या आपका विश पूछूंगा कौन सा चालू करना, वो चालू कर लेंगे अपना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं रहेगा चैप्टर का चालू करना। एवरीबडी क्लियर? तो अपना ये चालू होता है, वो चालू होता है चैप्टर 1 से। ओके, चैप्टर 1, ओके, किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, अपन डिस्कशन करते हैं। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। ओके, वापस बोल रहा हूँ, ओके, आपके सारे एफर्ट्स, अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर जाएंगे, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर चैप्टर्स, ये ओके, नंबर ऑफ आवर्स सबसे ज्यादा जाएंगे ये चैप्टर्स, और इसके अलावा और एक चैप्टर होगा, दैट इज चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट। ये अगर सारे चैप्टर्स आपने कवर कर लिए मतलब नंबर ऑफ आवर्स, इसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है बहुत नेग्लिजिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 11, चैप्टर 10, ये 6 चैप्टर अपने कर लिए 14 में से। आपको मैं बता रहा हूँ, आपका जो नंबर ऑफ आवर्स है वो बहुत कॉम्पैक्ट ये है। उसके बाद जो भी चीज़ है वो कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा ये वरी करने वाली नहीं है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ तक की सीरीज़ आपको सबको जेपी मालिक,
ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर 1 नाउ। ओके, अभी वापस बहुत जन होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उनको लग रहा होगा अपने को सब कुछ आता है, अपने को तोड़ आता है, तो चीज़ें आती है आने दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 10% का इंप्रूवमेंट हो। ओके, कुछ कुछ चैप्टर्स में, क्योंकि ऐसा हो सकता है उनको वो चैप्टर आता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो 10% का इंप्रूवमेंट विल हैव द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर दैट मार्क्स जो आप स्कोर नहीं कर पाए, या आपको कम आए, या आपका टोटल अचीव नहीं हो पा रहा है। तो हर चैप्टर को आप बारीकी से समझना, और मैं आप देखना, आप नोट करना, मैं एक एक चीज जा रहा हूं। मैं आपको वापस स्टार्टिंग में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इट इज ए फुल कोर्स। तो आप पूरा कोर्स है तो एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को इंटरप्रिटेशन बरोबर करना, एंड अल्टीमेटली मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा, बट बस तोड़ करना मालिक, तोड़ करते रहना, तोड़ के साथ में ध्यान रखना। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। ओके, तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिए। ओके, जिसके पहले और एक बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट आएगा जो चैप्टर 1 में आएगा, तब डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट मोटा मोटी जो चीज़ें मेरे को बतानी थी वो रेडी है आपके पास। अब अपन चैप्टर को चालू कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आता है चैप्टर 1, दैट इज कॉल्ड नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नाम से, नाम पे, कोई भी चैप्टर के नाम पे मत जाना, मैंने बताया ना, नाम साला धोखा देता है। यहां पर आता है नेचर ऑफ ऑडिट, मतलब मेरे को बताओ ना क्या पढ़ना है इसके अंदर, चैप्टर के हिसाब से, नाम के हिसाब से क्या पढ़ना है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, बस खत्म, 3 ही पार्ट पढ़नी है। अरे भाई ये 3 नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 3 पे काम खत्म नहीं करते साला। मैं बोल रहा हूं ये नाम 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 गेम कर रहा है, नाम गेम कर रहा है, और आज के डेट में नाम ही गेम करता है। ओके, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में नाम देखते हैं और फोटो देखते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, मानो माँ कसम साला नाम तो मैच ही नहीं हो रहा है फोटो के साथ। लाइफ चेंज हो गई, बहुत सारी लाइफ चेंज हो गई, कुछ कुछ सेक्शन निकलने के बाद तो और लाइफ चेंज हो गई है। लेकिन अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को कंट्रोल रखना पड़ता है कि भाई यार ये इंपैक्ट अपने पर ना हो। ओके, तो याद रखना, इसके नाम के हिसाब से मत जाना। ओके, अपने अपने को बहुत इसके नाम के हिसाब से, एनीवे मेरे को बताओ ना, चैप्टर 2 का नाम क्या दिया था? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। अरे झंडू लोगों ने बताया नहीं, मटेरियलिटी भी है। अरे मटेरियलिटी अलग है भाई, हाँ, पर मटेरियलिटी, अब आप उसमें कोई बोलेगा सर मटेरियलिटी ड्यूरिंग प्लानिंग होता है इसलिए उन्होंने प्लानिंग दे दिया ना। अरे मटेरियलिटी ड्यूरिंग प्लानिंग नहीं होता, मटेरियलिटी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी होता है। बहुत कांड है, बहुत कांड कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि झेपने, मतलब अगर तुम कॉन्सेप्चुअली एग्जाम्पल समझोगे तुमको फिर समझेगा अरे भाई ये क्या जा रहा है। तो जस्ट मेक श्योर, ओके, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ओके, स्टार्टिंग के पॉइंट। पहला सिनारियो, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन, जिधर पॉइंट आएगा मैं चार्ट अभी मैं बता नहीं रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आएगा फिर मैं चार्ट आपको अपडेट करते जाऊंगा। तो आप अभी जो नोटबुक यूज कर रहे होंगे, मेक श्योर आप क्या करो, अभी जब भी ये हैबिट रख लो, मतलब हर चैप्टर केस में, ऑडिट में, एसएम में, मतलब आइदर मैं, क्योंकि मेरा फॉर्मेट ऐसे ही वर्क होता है, मैं एक पेज आप ब्लैंक रख दो, उसके बाद कुछ लिखना चालू करो। ओके, क्योंकि क्या होगा, एक एक चार्ट में बनाते जाऊंगा और उसके बाद वो एक्यूमुलेट होकर पूरा चार्ट इमेजिन करूंगा, और फिर आपका वो रिवीजन स्ट्रक्चर रेडी होगा। फिर आप रिवीजन लेक्चर को देखोगे तो आपको मजा आएगा, आपको जो रिवीजन लेक्चर अपडेट करूंगा। ओके, जो मैंने बताया ना, रैपिड रिवीजन का एक फोल्डर हो जाएगा जिसके अंदर रैपिड रिवीजन लेक्चर आपको डाले हुए रहेंगे। तो ये चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना मालिक। ओके, पर ये चार्ट के लिए स्टार्टिंग से ज्यादा, ओके, एंड में, तो आप एंड में उसको आप अपने स्ट्रक्चर से पूरा उतारना है मालिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ओके, एन ऑडिट इज ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इन इररिस्पेक्टिव एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर ऑन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। ओके, ये चीज़ें अपने पहले लेक्चर में डिस्कस की, लेकिन इसको थोड़े से एम्फेसाइज कर देते हैं। पहला, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब सर ये इंडिपेंडेंस क्या होता है? ओके, आज कवर करेंगे, नहीं तो कल के लेक्चर में कवर होगा, आइदर ऑफ इट, और देखेंगे इंडिपेंडेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंस का एक सारी इतना एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं अभी। ओके, क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे भाई ओपिनियन देगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकता है? आंसर इज नो। रीजन सिंपल है। ओके, कॉन्सेप्चुअली क्या है? ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप आती है और इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना जरूरी है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, आइदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट, ओके, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड ओपिनियन। आपको ओपिनियन देना है, और मेरे को बताओ ओपिनियन क्या देना बेटा? आप ऑलरेडी समझ चुके हो ओपिनियन क्या देना है। ओपिनियन देना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही ओपिनियन, मेन ये ओपिनियन देना है। और ये ओपिनियन मेरे को बताओ,
फ्री फ्री फ्री, ये याद थोड़े से मेरे ऐसे निकलते हैं मालिक, मेरे अंदर का कीड़ा है, कीड़ा जागता है, ओके कुछ कर नहीं सकते इसको, ऐसा ओपिनियन देंगे फ्री फ्री, ऐसा ओपिनियन देंगे, ओके ओके आमिर भाई याद है, माँ कसम आमिर भाई, मेरे को बताओ ऐसा ओपिनियन देंगे कि लिखित ओपिनियन देंगे, ओके तो मेरे को बताओ ओपिनियन कैसे देंगे, ओरल देंगे या लिखित देंगे, लिखित मतलब रिपोर्ट में देंगे ना मालिक, रिटर्न मतलब रिपोर्ट में देंगे ना हम लोग, तो याद रखना, ओके अगला पॉइंट आपको वो क्लियर करेगा। तो इन शॉर्ट ओके मेरे को बताओ ये ऑडिट का डेफिनेशन क्लियर मालिक, ऑडिट का डेफिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी आइदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ओके एंड इट इज irrespective of its size or legal form when such examination is conducted with a view to express an opinion। भारत माता की जय, खत्म। इसीलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है मालिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या रहेगा मालिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ओके विल बी अगेन वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज नथिंग बट ऐसे 200। अभी ऐसे 200 में दिमाग थोड़ी मत करना है, ओके लास्ट में मतलब ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन में जब जाऊंगा तब मैं आपको स्टैंडर्ड याद रखाने की बात करूंगा, तो इसके नाम में ज्यादा हेडेक मत करो, अभी कुछ भी मत करो हेडेक, जिधर मैं बोलूंगा उधर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऐसे 200 ऐसे 200 बोलता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके एकदम तोड़। सबसे पहला टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज ए होल, as a whole are free from material misstatement, and to report on financial statement, most important report करना है and communicate in accordance with SA, यानी 700 चैप्टर 11 के हिसाब से रिपोर्ट करना है। तो भाई ऑब्जेक्टिव ऑडिट कितने हैं मालिक, ऑब्जेक्टिव ऑडिट दो ही है। पहला ओके फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके ये हमें इंश्योर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस। याद आया ब्रेक के पहले वाला, मतलब पहला वाला लेक्चर याद आया कि नहीं आया मालिक, ऑब्जेक्टिव ऑडिट ओके फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके याद आया मालिक, यही तो करना है। और ये करने के लिए अपन को इसको फिर क्या करना होगा, रिपोर्ट। तो ये दो चीज हमें करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट है, ओके तो मेरे साथ सब लोग क्लियर, ओके तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट, ओके ऑब्जेक्टिव ऑडिट दो ही चीज है, एक है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस देने का, एंड दूसरा पॉइंट रिपोर्ट करने का, ओके ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑडिट। ठीक है मालिक, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इसका एप्लीकेशन अपन डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेक श्योर आप एप्लीकेशन की तरफ आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। एप्लीकेशन मैटर ए लॉट, एप्लीकेशन ही अपने को ओके तैराएगा मतलब आगे बढ़ाएगा मालिक। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके यानी याद रखना ये चैप्टर अपन दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ओके मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दूं, चैप्टर 1 दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, पहला होगा बेसिक्स वाला पोर्शन और दूसरा होगा स्टैंडर्ड वाला पोर्शन, ओके पहला वाला होगा बेसिक्स वाला पोर्शन। तो बेसिक वाले पोर्शन में से कर रहे हैं हम लोग काम। पहले बेसिक में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट देखा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ओके देख लिया, डेफिनेशन देखा, ठीक है डेफिनेशन ठीक है, नॉट ए बिग डील, ओके ऑब्जेक्टिव ऑडिट, क्योंकि ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं ओके पहले वाले लेक्चर में बेसिक सेज में। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके व्हेन आई से स्कोप ऑफ ऑडिट, ओके ये एक क्वेश्चन थर्ड वाला पॉइंट, और अगले वाले पेज पे जाओगे तो अगले वाले पेज पे आपको ओके 3.1 मिलेगा, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ये दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ओके आप मेरे आप पैराग्राफ में हो, थर्ड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, स्कोप, और 3.1 क्या बोल रहा है बेटा, एस्पेक्ट्स। व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड एस्पेक्ट्स, ये क्या है, मतलब स्कोप और एस्पेक्ट्स में क्या फर्क है, स्कोप ऑफ ऑडिट और एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, ओके तो दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं सर, दोनों सेम लग रहे हैं, ओके क्योंकि 3.1 में एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट किए हुए हैं, तो ये दोनों कैसे डिफरेंट है। स्कोप ओके मैं थ्री पॉइंट की बात कर रहा हूं, स्कोप मतलब हम कौन से एरियाज कवर करेंगे, यानी स्कोप विल बी रिलेटेड टू एरिया, स्कोप विल बी रिलेटेड टू एरियाज, समझ में आ रहा है तुमको, एरियाज ये एरिया देखेंगे, ये एरिया नहीं देखेंगे, ये एरिया देखेंगे, ये एरिया नहीं देखेंगे, ये एरिया देखेंगे, ये एरिया नहीं देखेंगे, ओके ये एरिया देखेंगे, ये एरिया नहीं देखेंगे, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, ओके क्या आंसर देखना, एरिया स्कोप वाला, वो एरिया में कौन से एस्पेक्ट्स चेक करने होंगे, वो होगा एस्पेक्ट्स इन ऑडिट। कुछ समझ में आया मालिक, यानी पहले आपको क्या समझना होगा, आपके एरिया समझने होंगे, फिर वो एक एरिया लो और एक एरिया में कौन से एस्पेक्ट देखोगे वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए, स्कोप एंड एरिया एस्पेक्ट्स वाले पॉइंट में। तो एक होता है एरिया, और एरिया खत्म होने के बाद आता है एस्पेक्ट्स, जिसमें से पहले बात करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सब लोग पैराग्राफ नंबर 3 पे है, सब लोग मेरे साथ पैराग्राफ नंबर 3 पे है, ओके सबसे पहला पॉइंट, ओके व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स, यानी अगला आंसर जो दूंगा ना वो सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए,
उसमें से कोई भी एस्पेक्ट कवर नहीं, मतलब जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी पहला पॉइंट क्या बोलता है, आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। मैं शॉर्टकट याद रखने के लिए बता रहा हूं, ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो पहला पॉइंट स्कोप ऑफ ऑडिट क्या बोलता है, सारे एस्पेक्ट जो हम बता रहे हैं आगे बताएंगे वो सारे एस्पेक्ट्स, लेकिन जो भी रिलेवेंट होगा, वो जो रिलेवेंट नहीं होगा उसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो रिलेवेंट नहीं होगा उसको देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। Second point, to form an opinion, this is your scope of audit, to form an opinion on financial statement that auditor should be reasonably satisfied. Okay, जो भी उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखे वो रिलायबल एंड सफिशिएंट हो। मतलब क्या है, मेरे को कोई बताएगा? ओके, उसने जो अकाउंटिंग दिखा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखे, वो रिलायबल और सफिशिएंट हो। मतलब क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। यानी इन शॉर्ट, ओके, उसको ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए मेरे को बताइए। ये आपको मैंने ब्रेक के पहले बताया। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एसएई। खत्म, वही तो लिखा है। ओके, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका स्कोप है। ओके, इसका स्कोप है, उसको ओपिनियन फॉर्म करना है, और ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये देखना है। बस इतना ही है, खाली एप्रोप्रिएट की जगह इन्होंने खाली वर्ड रिलायबल बोला हुआ है। ओके सर, क्यों सर रिलेवेंस का कॉन्सेप्ट किधर गया फिर? सर क्यों सर इन्होंने रिलायबल क्यों बोला है? मेरा क्वेश्चन ये आता है, सर इन लोग ने रिलायबल क्यों बोला है, एप्रोप्रिएट क्यों नहीं बोला? अगर रिलायबल और रिलेवेंट बोलते तो एप्रोप्रिएट आता ना। एप्रोप्रिएट मतलब रिलेवेंट एंड रिलायबल। रिलायबल मींस एप्रोप्रिएटनेस। अतुल भाई गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। मैं बोल रहा हूं वापस, तुम लोग सालो मेरे साथ पूरा अच्छे से नहीं रह रहे हो। फिर मेरे को बताओ एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? ओके, सफिशिएंसी एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, क्वांटिटी। ये टैलेंट सीखो मेरे साथ अभी अभी आगे तो अपने को आएगा। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, एंड क्वालिटी विल बी मेजर्ड बाय टू थिंग्स। क्वालिटी विल मेजर बाय टू थिंग्स, रिलेवेंस एंड रिलायबल। याद आया, रिलेवेंस एंड रिलायबल। तो मालिक ये लोग खाली रिलायबल क्यों बोल रहे हैं, रिलेवेंस क्यों नहीं? रिलेवेंस नहीं होना चाहिए क्या? यानी यहां पर सफिशिएंसी तो मेरे को समझ में आ गया, रिलायबल ही क्यों बोल रहे हैं? मेरे को पता है रिलेवेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे झंपे, रिलेवेंट पहले पॉइंट में चला गया ना। अबे झंपे, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट रिलेवेंट। क्या पंटर लोग समझ में आया क्या? पंटर लोग, तो रिलेवेंट पहले पॉइंट में कवर हो गया, तो दूसरे पॉइंट में ओके पहले कुछ समझ में आया मालिक? नहीं आया। ओके, पहले पॉइंट में रिलेवेंट कवर हो चुका है, तो रिलेवेंट वापस वो नहीं बता रहे, तो दूसरे पॉइंट वो लोग बोल रहे हैं रिलायबल और सफिशिएंट। ओके, मेरे ख्याल से अभी समझ में आ रहा है? ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, आराम से जाइए, मैं कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को पूछिए, मैं वापस बोल रहा हूँ। ओके, एक मैंने क्या बोला, कितने लेक्चर अपने को टाइम लगेगा अपने को अंडरस्टैंड करने, लिंक करने के लिए? 5-6 लेक्चर मैंने क्लियर बोले थे ना, आपको समझ में आया? आप उतना टाइम दीजिए। ओके, तो आपको समझेगा ये लिंक कैसे हो रहा है। फिर आप हाँ, अरे अच्छा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट जब बोल रहा हूँ ना तो दोनों कवर हो रहे हैं। बस एप्रोप्रिएट का एक वर्ड इधर आ गया, एक वर्ड ऊपर कर दिया इन्होंने। तो भाई पहला पॉइंट सबसे पहले सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, यानी रिलेवेंट एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट सफिशिएंट एंड रिलायबल होना चाहिए। खत्म। ओके, मैं बोल रहा हूँ वापस, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप। ओके, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मेरा स्कोप है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट तो हो गया। ओके, जो भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन करेगा उसने ध्यान रखना है कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं है। यानी जो भी डिस्क्लोजर चाहिए वो डिस्क्लोजर चाहिए। एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर चाहिए मुझे। ओके, डिस्क्लोजर चाहिए मेरे को। बताओ, लॉस बाय अगर कोई इन्वेंट्री है, लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर कुछ हुआ है तो क्या इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कितना इन्वेंट्री लॉस बाय फायर हुआ है? आंसर इज यस। डिस्क्लोजर बरोबर किया है कि नहीं, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है कि नहीं? मेरे को बताओ, डायरेक्टर का तलाक हुआ, सुनो रे भाई, डायरेक्टर का तलाक हुआ, तलाक में आयुष का हाथ बहुत बड़ा हाथ है। ओके, जो बताया तलाक में आयुष ने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर शेयर कर दी। ओके, मेरा क्वेश्चन है क्या वो आना चाहिए? आंसर इज नो। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट है, इट इज इररिलेवेंट। तो याद रखना यहाँ पर रिलेवेंस वर्ड क्यों आ रहा है, बार बार रिलेवेंट क्यों लिखते जा रहे हैं अपन। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है कि नहीं बरोबर, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है कि नहीं बरोबर। एवरीबॉडी क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, सबसे पहला पॉइंट, ओके, और ऑल एस्पेक्ट कवर्ड है जो रिलेवेंट एस्पेक्ट्स है। दूसरा, ओके, ओपिनियन देना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ये है कि नहीं। तीसरा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं। चौथा, सफिशिएंट एंड रिलायबल का देखा ना आपने, सफिशिएंट एंड रिलायबल, उसको एसेस करना पड़ेगा, आराम से, घाई मत करना। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा जो चैप्टर 4 के लिए बेस बनेगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस, एकदम आराम से जाना, मैं घाई नहीं कर रहा हूं, पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। मेरे को बताओ, एक सोच समझ के एक चीज है वो। ओके, और ये चीज प्रोबेबली अपन चैप्टर 4 चालू करेंगे उस टाइम पे बेस बहुत अच्छे से रहेगा, लेकिन ओके, इवन आई विल डिस्कस इन 2-3 दिन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। मेरे को बताओ, आर वी डूइंग 100% ऑडिट और रिस्क बेस्ड ऑडिट? वी आर डूइंग रिस्क बेस्ड ऑडिट। तो मेरे को बताओ, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है, कैसे पता करोगे?
कैसे पता करोगे आपको इसमें रिस्क ज्यादा है इसमें रिस्क कम है? ओके, किस में ज्यादा रिस्क है? एग्जांपल 300 आइटम है, 300 में आइटम में से अपने एग्जांपल में मेरे को बताओ कितने में रिस्क ज्यादा था? ओके 100 में एग्जांपल लेते हैं, 10 में रिस्क 100 में रिस्क ज्यादा था और 200 में रिस्क कम था, यही एज्यूम करते हैं अपन। 100 में रिस्क ज्यादा था 200 में कम था, ऐसे ऐसे आप एग्जांपल फिक्स है। 300 में से 100 में रिस्क ज्यादा 200 में रिस्क कम। एवरीबॉडी क्लियर? ये कैसे मालूम पड़ा इसमें रिस्क ज्यादा है रिस्क कम है? ओके हमने कंट्रोल्स चेक किए। कंट्रोल्स कम है या ज्यादा है इसके ऊपर अभी डिस्कशन मत करो। ओके कंट्रोल्स कम है बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल्स में भी अपने को बहुत सारी चीजें देखनी होगी। ओके हमें डिजाइन चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा। तो चैप्टर 11 होने के बाद जब चैप्टर 3 चालू करेंगे उस टाइम तक ये चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको अभी ये बता देता हूं, ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोल्स चेक करना जरूरी है। कंट्रोल्स के बाद हम लोग एसेस कर पाएंगे। तो अभी के लिए अब कर लो। ओके सर कंट्रोल्स होते क्या है? कंट्रोल्स होते क्या है? ओके कंट्रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर्स। ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर, सब लोग ये समझ लिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? कंट्रोल्स होते हैं। ओके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर क्या होते हैं बेटा? कंट्रोल्स होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कंट्रोल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं तो ये पॉलिसी प्रोसीजर कैसे होने चाहिए? पॉलिसी प्रोसीजर कैसे होने चाहिए? तोड़ होने चाहिए। अब एग्जांपल बोल रहा हूं, मेरे को बताइए हुली अगर 1,000 करोड़ का हजार का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो शायद मैं ज्यादा कुछ वरी नहीं करूंगा। लेकिन अगर हुली लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना है तो डोंट यू थिंक उसको मैंने चेक करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आ रहा है। ओके अगर हुली 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो शायद मैं चेक भी नहीं करूं, लेकिन अगर वो लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मैं चेक करना चाहिए? आंसर इज यस। ये कंट्रोल में लिखा होगा, पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा होगा कि 1 लाख रुपए के नीचे ट्रांजैक्शन हुली कर सकता है, 1 लाख के ऊपर रहा तो वो अमित चेक करेगा एंड सो ऑन। दिस इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोल। अगर कंट्रोल बहुत तोड़ है, यानी अमित बरोबर देख रहा है, अरे यानी कंपनी ने बरोबर काम किया हुआ है, कंपनी ने बरोबर कंट्रोल रखे हुए और कंपनी बरोबर कर रही है। ओके तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तोड़ रहेंगे, यानी आप उसमें वो रिस्क ज्यादा या रिस्क कम रहेगा। लेकिन अगर कंट्रोल बेकार है तो रिस्क ज्यादा रहेगा। आपका चौथा स्कोप यही बोल रहा है। चौथा बोलता है कि जो दूसरा पॉइंट आप बोले ना, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, मेरे को बताओ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस बेस्ड ऑन sufficiency and appropriateness is based on ओके ये कैसे मालूम पड़ेगा सफिशिएंट है या अप्रोप्रिएट? कौन डिसाइड करेगा? जजमेंट। पर जजमेंट आपको एसेस करने पड़ेंगे। तो ये जजमेंट एसेस करने के लिए ये लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटर शुड एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ओके कैसे? मेकिंग ए स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इनके इंटरनल कंट्रोल कैसे है तो आपको समझेगा सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी एंड कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर। यानी उसको देखने होंगे, उसको अलग टेस्ट काम करने होंगे कि भाई यार अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस अकाउंट बैलेंस बरोबर है कि नहीं, ये चेक करने होंगे। तो उसको दो चीज करनी होती है ऑडिटर को। दो चीज क्या करेगा? सबसे पहले ओके वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा, स्टडी करेगा, और उसके अलावा वो कैरी आउट अदर टेस्ट मतलब आगे का काम करेगा। जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उसमें काम एविडेंस ज्यादा लेगा, जिसमें रिस्क कम होगा उसमें एविडेंस कम लेगा। दैट्स इट। ओके ये पॉइंट डिफाइन करेंगे मालिक। ये हो गया चौथा पॉइंट। ओके याद रखिए, घाई मत करिए। ओके घाई करोगे, देखो आंसर इसी है, रटना है तो खत्म हो जाता था यार। अभी तक मेरे को रटाने से ज्यादा समझ में आ रहा है तुमको क्या कर रहे हो? अगर ये रटना होता तो मैं आपको खाली पॉइंट बोलता था, इतने पॉइंट्स कर लो, रट लो। अपने को रटना है, पर रटना बाद में है, पहले इसके लिंक समझने सारे के। आप सीक्वेंशियली लिंक जाते जाना भाई। ओके तो भाई मेरे को बताओ चौथे पॉइंट ने किसके बारे में बताया? तुम्हारी साले मैं तोड़ तांडव करूंगा। चौथे पॉइंट ने ऐसे ही नहीं बोलो, चौथे पॉइंट ने कौन से ऊपर के पॉइंट में से कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन किया है? चौथे पॉइंट ने ऊपर के कौन से पॉइंट को उठाया है? ऊपर के 3 पॉइंट पढ़े ना अपन ने, सेकंड पॉइंट को, परफेक्ट, सेकंड पॉइंट को चौथा पॉइंट एलोबरेट कर रहा है। झेपा ये पॉइंट, ओके झेपा ये पॉइंट। ओके पांचवा पॉइंट तीसरे पॉइंट को एलोबरेट कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आंसर? पांचवा पॉइंट तीसरे पॉइंट को एलोबरेट कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है। अब बोलेगा तुझे कैसे मालूम पड़ेगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है? तू कैसे पता करेगा? तो ये लोग बोलते हैं तू कंपेयर कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और दूसरा कोई सोर्स ऑफ डेटा जहां पर तुमको मालूम पड़ेंगे ट्रांजैक्शन बरोबर है कि नहीं। सर मतलब क्या? ओके एग्जांपल मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? इन्वेंट्री कितनी लिखी होगी? 1 करोड़। अब मेरे को बताओ इन्वेंट्री का क्या मुझे स्टॉक बुक देखना चाहिए, हाँ या ना? स्टॉक बुक देखना चाहिए, ये मुझे मालूम पड़ेगा। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा डेटर्स 50 लाख। ओके मेरे को बताओ क्या डेटर्स का लेजर बैलेंस मुझे चेक करना चाहिए? ये लोग बोल रहे हैं ये पॉइंट कंपेयरिंग करना। झेप रहा है तुमको, लिंक झेप रहा है। देखो मैं तुमको बता दूं तुम्हारा स्कोप एक ही है, एस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बस एक ही इसका एक ही आंसर हो सकता था, मालूम क्या? एक ही आंसर हो सकता था, लेकिन एक आंसर से आंसर थोड़ा ना बनता था। एग्जामिनेशन मार्क्स मेरा बापू तो है नहीं जो मार्क्स देगा।
इसीलिए ओके, इसीलिए इसका एलोबरेशन एंड स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है। ओके तो ओके पर एक बात को वो 4 बार कैसे बोल रहे हैं, पर 4 बार बता रहे हैं कि करना क्या क्या है आगे, आप समझे? तो इसीलिए वो मतलब वो बात को क्या लिखना है वो ध्यान में रखना सालो। अरे नहीं तो भाई अपने आंसर एक तो हो गया, अभी रटना है, पर रटने का भी लॉजिक बैठ गया ना, अभी रटने का तरीका कैसे हो गया मेरे को बताओ, अब रटोगे कैसे? मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले आंसर से मैं तुमको बता रहा हूं कि भाई तुमने पहले पढ़ा होगा ना और अभी पढ़ रहे हो, दोनों में रटने का तरीका भी चेंज होगा। अब तुमको मालूम पड़ेगा, पहला ओके क्या देखना है, रिलेवेंस, दूसरा रिलायबल एंड सफिशिएंसी, तीसरा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं, चौथा दूसरे के बारे में रिलायबल एंड सफिशिएंसी कैसे देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे और टेस्ट करेंगे, और पांचवा चौथे के बारे तीसरे के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ये देखेंगे भाई कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं है तोड़ मालिक, समझ में आ रहा है? तोड़ 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 मालिक। ओके अगर आप ये लिंक समझते गए ना मालिक, ओके अगर आप ये मेथड जो समझ रहे हो मेरा, मैं अगर मेथड्स को अडेप्ट कर दिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बार है ना स्टूडेंट, मतलब मैं आपने जिसने मेरे ख्याल से कुछ जन है जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी दे रहे, मतलब दे रखी होगी, आपको दिक्कत क्या आई मेरे को बताओ? मार्क्स नहीं मिले वो मत बोलो, मार्क्स नहीं मिले मेरे को मालूम है, मार्क्स क्यों नहीं मिले, पॉइंट्स क्या लिखना है ये समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें अपन जनरलाइज लिख देते हैं, सारी चीजें कैसे लिखना है क्या मालूम नहीं पड़ रहा है, पॉइंट्स या कुछ एक आध पॉइंट याद आता है अपन उसको कुछ भी कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मतलब आप समझे अभी किस तरह से फेयर फॉर्मेट बिठाओगे और किस तरह से आंसर बरोबर रखोगे, तो स्कोप ऑफ ऑडिट आपके लिए तोड़ क्लियर हो जाना चाहिए भाई, क्लियर? ओके अब मेरे को बताओ, ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इन्वेंट्री कैसे चेक करोगे, ये आपको ए पॉइंट समझा कि नहीं समझा? समझने में ध्यान दो, मैं वापस बोल रहा हूं, समझने में ध्यान दो, मेरे को बताओ ए पॉइंट समझा कि नहीं समझा? मेरे को बताओ कैसे चेक करोगे, स्टॉक बुक में चेक करोगे, ओके डेटस कैसे चेक करोगे, ओके लेजर में चेक करोगे। अब मेरे को बताओ बैड डेट्स देते ना अपन, बैड डेट्स की प्रोविजन देते ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने 5% दिए, 5%। अब मेरे को बताओ ये 5% किधर चेक करोगे? 5% मैंने बैड डेट्स दिए हुए हैं, ओके 5% मैंने बैड डेट्स दिए हुए हैं, मैंने एस्टिमेट्स दिए, एस्टिमेट्स ओके, ये एस्टिमेट्स जजमेंट है, तो जजमेंट कोई लेजर से चेक ही नहीं किया जाएगा, तो जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है बैड डेट्स की वो कैसे चेक करोगे? इट कैन नॉट बी चेक। तो इसीलिए याद रखना, कंसीडरिंग द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज मेड, ओके ये बरोबर चेक करना होगा। ऑडिटर नीड टू एसेस कि अमित तातिन ने जो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की है वो बरोबर कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्लासिफिकेशन बरोबर है कि नहीं। यानी आप 5% बोल रहे हो, मेरे को बताओ बैड डेट 5% क्यों है, 10% क्यों नहीं है? ओके बैड डेट 10% 5% क्यों है, 2% क्यों नहीं है? कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको चेक करना होगा ताकि हमारे जजमेंट वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से मैच हो, जो डिस्क्लोजर के हिसाब से मैच हो। दैट्स इट मालिक, ओके दैट्स इट मालिक। ओके मालिक बराबर तोड़ समझ में आया मालिक? अरे हाँ या ना एवरीबडी? खत्म है रे आंसर, खत्म है, ओके खत्म है आंसर, खत्म। ओके अगर आप देखोगे स्कोप ऑफ ऑडिट, मेरे को बताओ स्कोप ऑफ ऑडिट तुमने लिखना चाहिए सबसे पहले, ओके खाली रिलेवेंट चीज चेक करोगे, रिलेवेंट चीज चेक करोगे। दूसरा पॉइंट, ओके जो भी चीज करोगे वो सफिशिएंट होनी चाहिए एंड रिलायबल होनी चाहिए। ओके तीसरा पॉइंट, ओके जो आपका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है वो बरोबर है कि नहीं, बरोबर चेक करना है। डिस्क्लोज, हाँ डिस्क्लोज वाला डिस्क्लोज है वो बरोबर चेक करना है कि नहीं चेक करना है। जेपा चौथा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट करते वक्त कंट्रोल्स चेक करने हैं, कंट्रोल्स ए पॉइंट, एंड उसके साथ में हमें दूसरी और टेस्ट करनी होगी। ओके पांचवा पॉइंट, ओके जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम पहले क्या चेक करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के अलावा और कंपेयर नहीं करे और जजमेंट रहा तो जजमेंट के हिसाब से करेंगे। अरे झेप गया क्या? अबे तोड़ भाई, खत्म सानी, ये हो गया। और इसके अलावा छठा और सातवां, छठा पॉइंट मेरे को बताओ, इसके अलावा छठा पॉइंट, ओके जो रिलेवेंट है वही चेक करोगे, जो रिलेवेंट नहीं है वो चेक करोगे क्या मालिक? नहीं। तो जो आउट ऑफ स्कोप है उसको हाथ भी मत लगाना, आउट ऑफ स्कोप है उसको हाथ भी मत लगाना। दैट्स इट। छठा पॉइंट आउट ऑफ स्कोप देखेंगे नहीं मालिक, छठा पॉइंट आउट ऑफ स्कोप देखेंगे नहीं मालिक। भारत माता की जय, तोड़ मालिक। एंड सातवां पॉइंट, ओके ऐसा हो सकता है आपको ये जो चेक करना है, इसमें ये जो चेक करना है आउट ऑफ स्कोप तो हाथ ही नहीं लगाना है। सर एग्जांपल दीजिए आउट ऑफ स्कोप का, आउट ऑफ स्कोप का एग्जांपल देते हैं। ओके मेरे को बताइए एक छोटा सा एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, आउट ऑफ स्कोप है कि नहीं है मेरे को आप ये बताते जाइए। मैं 2-3 एग्जांपल पूछ रहा हूं, ये 2-3 एग्जांपल, ओके गिव मी अ गुड आंसर, गिव मी अ गुड आंसर। ओके मेरे को बताइए कंपनी 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 ने मेरे को ये बताइए, मेरे पास माइक दिख रहा है आपको, रोड का माइक दिख रहा है, सुनो सुनो, रोड का माइक, रोड का माइक, ये माइक 30,000 का है, 30,000 का। इसकी जगह और एक है स्टूडियो मास्टर का माइक जो है 20,000 का, इसके अलावा और है आहूजा वो है 4,000 का। अब मेरे को बताओ, मैंने रोड का माइक लिया, रोडे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसका माइक लिया, क्लैरिटी एंड अदर थिंग्स, और दिखने में कितना भारी दिखता है यार, ऐसे बहुत भारी लगता है मेरे को ये माइक, बहुत मस्त लगता है। ये दूसरे वो माइक इधर लगाओ, इधर बात करो, ए मस्त है मालिक, ये बहुत ऐसे स्टाइलो भी दिखता है, ओके जैसे सूट भी होता है, एकदम भारी जाता है, ओके एटीट्यूड लगता है मालिक, ऐसे भारी लगता है। अब मेरे को ये बताओ, ओके मेरे को बताओ रोड का माइक कितने का लिया मैंने, कितने का लिया?
मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सालो, समझा? तुमको लगे तातेड़, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो 30,000 का। अब मेरे को बताओ, मेरे बैलेंस शीट, मेरे पीएनएल में तुम्हें कितना दिखेगा? माइक के ऊपर खर्चा कितना दिखेगा? 30,000 दिखेगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके ये 30,000 के लिए तुम मुझसे क्या पूछोगे? ओके 30,000 के लिए मुझसे बिल मांगोगे, सेकंड बैंक स्टेटमेंट मांगोगे, बैंक स्टेटमेंट से कैसे पैसा गया, कैश दिया तो कैश बुक मांगोगे, यही करोगे आप? यही करोगे ना मेरे से? क्या आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये तातेड़ 30,000 क्यों खर्चा किया? 2,000 आहूजा के माइक में हो रहा था, वो क्यों नहीं लिया? 4,000 का लेना चाहिए था। 30,000 खर्चा क्यों नहीं किया? 4,000 का खर्चा करता था। ये क्या, ये आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो? दैट इज आउट ऑफ स्कोप। इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, यू कैन आस्क मी ये 30,000 का मेरे को बिल दिखा, ये 30,000 के मुझे बुक्स दिखा, ये 30,000 बैंक एंट्री दिखा, ये सब कर सकते हो मालिक। लेकिन ये 30,000 खर्च क्यों किया, ये क्वेश्चन मत करो। ये तुम्हारा, ये तो तुम मेरे को मत सिखाओ मैंने क्या करना चाहिए था। मैंने जो किया वो बरोबर किया कि नहीं, शेयर होल्डर को बताओ। ओके दैट्स इट, ये आउट ऑफ स्कोप हो गया। ओके ये आउट ऑफ स्कोप है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ओके द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज व्हिच फॉल आउटसाइड द स्कोप। ओके ये नहीं करेगा। ओके भाई कोई एसेट है खराब हो गया है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको एसेट का डिस्क्लोजर बराबर है कि नहीं वो चेक करेगा। एंड लास्ट पॉइंट, ओके मेरे को बताओ, ये 5 स्कोप तो समझ में आए? 5 स्कोप, ये 5 स्कोप में से मैनेजमेंट कुछ चीजें मना करे। मेरे को बताओ सफिशिएंसी का एक एग्जांपल बताओ जो अपन ने आज सुबह लिया। सफिशिएंसी का एक एग्जांपल बताओ जो आज सुबह लिया था मैंने। 1 घंटे के ऊपर 1 घंटा 5 मिनट हो गया रे भाई। मेरे को बताओ सफिशिएंसी का एक एग्जांपल बताओ। सुबह मैंने फिक्स एसेट का क्या लिया था? 5। परफेक्ट धीरज तोड़। ओके 10 में से 5 चेक करने हैं, 10 में से 5 चेक करने हैं। एवरीबॉडी मेरे साथ है? 10 में से 5 चेक करने हैं, ये सफिशिएंसी का एग्जांपल था मेरा। ओके ये 5 है। अब मैंने बोला 5 मुझे चेक करने हैं, मैनेजमेंट मुझे बोल रहा है ये 5 नहीं दूंगा, मैं 4 दूंगा। चलेगा क्या? चलेगा क्या तेरे को? यानी मैनेजमेंट क्या डाल रहे तेरे स्कोप पे? लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट। तो याद रखना है, ओके कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप अगर रहा तो तेरे ऑडिट ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा। यू शुड गिव, ओके याद रखना, तू अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं पाएगा। यानी तेरे ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। देखेंगे अपन वो क्या है, ये चैप्टर 11 में देखेंगे। लेकिन तेरे ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई। यानी आपको 7वां पॉइंट बोलता है, 7वां पॉइंट बोलता है अगर लिमिटेशन, एलओएस बोल रहा हूं, एलओएस, एलओएस का फुल फॉर्म, एलओएस का फुल फॉर्म, एलओएस का फुल फॉर्म लिमिटेशन ऑफ स्कोप, एलओएस का फुल फॉर्म लिमिटेशन ऑफ स्कोप। ओके अगर रहा तो तेरा ओपिनियन मॉडिफाई रहेगा। अब मेरे को बताओ आंसर याद रखना, क्या दिक्कत है, क्या शॉर्टकट चाहिए ना, क्या चाहिए? तू लॉजिक भी झेप लिया तो सब खत्म है मालिक। तेरे को ये आंसर याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तू रीड भी मारेगा तेरे को फटाफट दिमाग में क्लोज हो जाएगा सीक्वेंशली। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे ही आंसर याद रखो, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आंसर जाएंगे मालिक। Okay, so that's your first question, that is called, okay, with respect to scope of audit. So how many scope of audit are there? How many scope of audit there? Okay, scope of audit कितने हैं? Okay, 7। 7 को 2 अलग रखो, 5 को अच्छे से रखो। पहला, दूसरा, तीसरा, ओके दूसरे का चौथा और तीसरे का 5वां। पहला ओके अपने को रिलेवेंट चाहिए, दूसरा सफिशिएंट एंड रिलायबल चाहिए, तीसरा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज चाहिए। जो आपका दूसरा है सफिशिएंट एंड रिलायबल चाहिए, उसके लिए कंट्रोल टेस्ट करना चाहिए और कंट्रोल देखना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। एंड जो ये डिस्क्लोज है, डिस्क्लोज में कंपेयर करना चाहिए और जजमेंट वाले इशू देखने चाहिए। जो स्कोप में नहीं हो, मेरे हाथ का नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर लिमिटेशन आया तो मेरा ओपिनियन मॉडिफाई होगा। भारत माता की जय। ओके द आंसर इज क्लोज। ओके दैट इज योर स्कोप ऑफ ऑडिट। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से आपको टेक्निक बैठ रही है अभी आपके इसमें कि अपने को कैसे रटना है, रटने का जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस रख लिया तो मैं आपको बेट लगा सकता हूँ कि आपको तोड़ कॉन्सेप्चुअली रटाया है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? स्कोप ऑफ ऑडिट। डन मालिक। ओके मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हो गया है, तो 1 मिनट स्टॉप करता हूँ। ओके तोड़ मालिक।